सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाइस आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में, इसके मीनिंग के बारे में गाइस, इसका स्कोप, ये सब के बारे में ये फुल वीडियो है गाइस। और नोट्स भी आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है गाइस, आज का टॉपिक है हम लोग का, यहाँ पे देखिए, आर्थिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। तो गाइज ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, और इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे वो बीए के हो, एमए के हो, या फिर पीजी में हो, या फिर कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी के हो। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसे जानना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका अर्थ। तो यहाँ पे देखिए गाइस, आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्थिक भूगोल में क्षेत्र विभिन्नताओं पर आधारित मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं मनुष्य के गुणात्मक जीवन स्तर को दर्शाते हैं। आर्थिक भूगोल के विकास प्रक्रिया में उपलब्ध संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है गाइस, आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो आर्थिक भूगोल बेसिकली जो है वो ह्यूमंस, डिफरेंट रीजन्स में जो ह्यूमंस हैं उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो है वो अध्ययन किया जाता है। इसी को आर्थिक भूगोल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग गाइस आगे देखते हैं, गाइस आगे क्या दिया हुआ है। ये देखिए, आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं। यहाँ पे गाइस इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे जो भूगोलवेता लोग थे, उन्होंने, ज्योग्राफर्स लोग, अपने अपने परिभाषा दिए हैं, और उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस है वो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे आप लोग अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। और चलिए देखते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहला जो परिभाषा दिया हुआ है, पहले ये देखिए, आर्थिक भूगोल के संबंध में प्रमुख भूगोलवेताओं ने अपने विचार को प्रस्तुत किए हैं, जो कि इस प्रकार है। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो है, प्रोफेसर जिम्मरमैन के अनुसार, मतलब प्रोफेसर जिम्मरमैन ने अपना परिभाषा में क्या बोला है आर्थिक भूगोल के बारे में। तो ये देखिए, आर्थिक भूगोल मनुष्य के आर्थिक जीवन और आर्थिक वातावरण से संबंधित है। इन्होंने बोला है गाइस कि आर्थिक भूगोल जो है वो ह्यूमन के आर्थिक जीवन, मतलब इकोनॉमिक लाइफ, और आर्थिक वातावरण, मतलब कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से संबंधित है। मनुष्य का जो है वो आर्थिक जीवन और आर्थिक वातावरण का जो संबंध होता है उसे ही आर्थिक भूगोल बोला है प्रोफेसर जिमरमैन ने। अब चलते हैं, दूसरे प्रोफेसर ने क्या बोला है गाइस, यहाँ पे देखिए। सेकेंड में प्रोफेसर आर ई मर्फी के अनुसार इन्होंने क्या बोला है। तो इन्होंने बोला है, आर्थिक भूगोल मानव के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानताओं और असमानताओं का अध्ययन है। यहाँ पे देखिए गाइस, इन्होंने बोला है समानताओं और असमानताओं। ये गाइस इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्थिक भूगोल मानव के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानताओं और असमानताओं का अध्ययन है। मतलब कि मनुष्य, डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग मनुष्य रहते हैं, और वे लोग जो है अपना लाइफ चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए गाइस बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या समानता और क्या क्या असमानता पाया जाता है, इसी का अध्ययन को इन्होंने आर्थिक भूगोल बोला है। प्रोफेसर, ये जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर आर ई मर्फी। ठीक है, अब चलते हैं आगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, थर्ड नंबर का जो डेफिनेशन है उसमें प्रोफेसर स्टेप के अनुसार इन्होंने क्या बोला है अपने डेफिनेशन में। तो ये देखिए, आर्थिक भूगोल उन भौगोलिक और अन्य कारकों से संबंधित होते हैं जो मनुष्य की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, लेकिन वहां तक जहां तक कि वे उत्पादन और व्यापार से जुड़े होते हैं। तो आइएगा इसे समझते हैं। ये देखिए, इन्होंने बोला है कि आर्थिक भूगोल जो है उन भौगोलिक और अन्य कारकों से संबंधित होते हैं जो मनुष्य की उत्पादकता, यहाँ पे देखिए, मनुष्य की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, लेकिन वहां तक जहां तक कि ये व्यापार और उत्पादन से जुड़े होते हैं।
इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब ही होता है गाइस प्रोडक्शन, ट्रेड, यही सब, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला है कि भौगोलिक भौगोलिक कारक से संबंधित होते हैं आर्थिक भूगोल, और मनुष्य की उत्पादकता को प्रभावित करती है। इसी को स्टेप के अनुसार जो है आर्थिक भूगोल बोला गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर जॉन्स, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है अपने डेफिनेशन में, तो ये देखिए, मनुष्य के उत्पादन से विपरीत प्राकृतिक तत्वों एवं आर्थिक क्रियाओं के संबंध का अध्ययन आर्थिक भूगोल कहलाता है। मनुष्य के उत्पादन से विपरीत प्राकृतिक तत्वों एवं आर्थिक क्रियाओं। तो गाइस इन्होंने जो है वही बात बोला है गाइस, सभी का मतलब एक कॉमन है कि सभी लोग ह्यूमन से रिलेटेड, उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड ही अपना डेफिनेशन दिए हैं, बस कुछ कुछ डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। अब चलते हैं गाइस आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र पर। तो यहाँ पे देखिए, आर्थिक भूगोल के कार्य क्षेत्र से संबंध में निम्नलिखित विचारधाराएं हैं। इसे कुछ पढ़ते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र में। तो आर्थिक भूगोल मानव की आर्थिक क्रियाओं और उनके जीवकोपार्जन के साधनों से का अध्ययन है। आर्थिक भूगोल मानव के भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन है, जिसका कि उसके जीवन और कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। ये भी गाइस इकोनॉमिक ज्योग्राफी के कुछ डेफिनेशंस के तौर पर ही आप लोग लिख सकते हो, या फिर उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो उसके विषय क्षेत्र पर आधारित है। तो आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले कृषि, खनिज एवं उद्योग साधनों के उत्पादन, वितरण एवं उपभोक्ता व निजी व्यवसाय परिवहन के मार्ग व समुचित अध्ययन है, ठीक है। तो ये सब आर्थिक भूगोल से रिलेटेड पॉइंट्स है। अब देखिए गाइस यहाँ पे आगे क्या है। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में तीन पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें से मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है। तीन पक्ष होते हैं गाइस, इसका विषय क्षेत्र से रिलेटेड, उसी का अध्ययन करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, पहला जो है वो प्राकृतिक संसाधन। गाइस ये सब आप लोग क्लास 9th 10th या फिर 6th 7th में आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि जो थे प्राकृतिक, आर्थिक और फिर मानवीय संसाधन वगैरह। तो ये सब है गाइस इसके विषय क्षेत्र से रिलेटेड। ये देखते हैं यहाँ पे आगे, प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन के अंतर्गत हम किसी प्रदेश या किसी क्षेत्र में स्थित जलवायु, मिट्टी के प्रकार एवं इनके गुण और वातावरण पर इनके प्रभाव, जलीय संसाधन, वनस्पति एवं पशु संसाधन, खनिज संसाधन आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन मीन्स गाइस रिलेटेड है ओनली नेचुरल जितने भी फैक्टर्स है, वनस्पति, खनिज, मिनरल्स वगैरह जो रिसोर्सेज है, उससे रिलेटेड सारा जो अध्ययन किया जाता है उसी को प्राकृतिक संसाधन बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है मानवीय संसाधन में हम लोग देखते हैं गाइस, मानवीय संसाधन में जो है, इसमें देखिए मानवीय संसाधन के अंतर्गत जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व, फिर जनसंख्या का वितरण एवं विशेषताएं, फिर स्त्री पुरुष का अनुपात जो है, स्त्री पुरुष का अनुपात, फिर आयु वर्ग हो गया, साक्षरता, स्थानांतरण, सामाजिक संगठन, बस्तियां। मतलब मानवीय संसाधन मतलब रिलेटेड टू गाइस ह्यूमन, जितने भी सोसाइटी, लिटरेसी रेट हो गया, फिर लिंग अनुपात जिसे बोला जाता है, सेक्स रेशियो हो गया, फिर ये सब जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, वितरण वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब रिलेटेड टू गाइस ह्यूमन, वो उसे मानवीय संसाधन बोला जाता है। फिर आर्थिक क्रियाओं में जैसे मानव क्या क्या आर्थिक क्रियाएं करता है अपने विकास के लिए और रहन सहन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, तो ये सब आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत आती है, ठीक है, जिसे हम लोग आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मानव द्वारा की जाने वाली इन आर्थिक क्रियाओं को चार वर्गों में बांटा जाता है। ये जो मानव कर रहे हैं गाइस आर्थिक क्रियाएं, उनको चार वर्गों में बांटा जाता है, मुख्य रूप से चार वर्गों में। तो आइए इन चार वर्गों को पढ़ते हैं क्या क्या है। तो पहला वर्ग है गाइस हम लोग का प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं। प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं क्या होती है गाइस, देखिए प्राथमिक उत्पादन क्रियाओं में प्रयास, भोजन इकट्ठा करना, आखेट, पशुपालन, मत्स्य आखेट, कृषि आदि
क्रियाएं सम्मिलित है, इससे प्राकृतिक संसाधनों के सीधे उपयोग की जानकारी मिलती है। गाइस आपको बस ये याद रखना है, प्राथमिक उत्पादक क्रियाएं मतलब गाइस रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो डायरेक्ट जो है हम लोग नेचर से प्राप्त करते हैं और उसी से जो मिले जुले काम होते हैं, जैसे कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना वगैरह, ठीक है। तो ये प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं होती है। द्वितीयक उत्पादन क्रियाओं में गाइस ये देखिए, जो द्वितीयक उत्पादन क्रियाएं हैं उसमें क्या आता है, तो उसमें देखिए इस प्रकार की क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलकर, देखिए रूप बदलकर उनको अधिक शुद्ध और उपयोगी बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसमें बस ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलकर उनको और अधिक एडवांस उनका मूल्य बढ़ाया जाता है, शुद्ध किया जाता है और उन्हें मतलब कि फिर से रिफाइन किया जाता है और इसी को द्वितीयक उत्पादक क्रियाएं बोला जाता है। इसमें गाइस देखिए व्यापार, कृषि वगैरह जो सम्मिलित है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लकड़ी काटते हैं, लकड़ी से हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, तो ये सब आ जाएगा गाइस द्वितीयक में, ठीक है। अब चतुर्थ में सॉरी ये था, हाँ द्वितीयक। अब एक शायद तृतीयक क्रियाएं गाइस यहाँ पे छूट गया है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तृतीयक क्रियाओं में सेवा क्षेत्र गाइस, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आता है, ठीक है। अब देखते हैं चतुर्थ उत्पादन क्षेत्र, यहाँ पे देखिए चतुर्थ उत्पादन क्रियाओं में अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली सेवाएं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य प्रबंधन वगैरह, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कार्य, ये सब सम्मिलित होता है चतुर्थ में। अब देखिए आर्थिक भूगोल के उपागम क्या क्या है और क्या होते हैं आर्थिक भूगोल के उपागम। तो यहाँ पे देखिए गाइस, आर्थिक भूगोल जो है, आर्थिक भूगोल के अध्ययन के लिए अनेक उपागमों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक उपागम एक दूसरे के पूरक हैं। आर्थिक भूगोल के संतुलन विवेचन के लिए इन सभी उपागमों का संतुलित एवं संबंधित उपयोग लाभप्रद होगा। आर्थिक भूगोल के उपागम को इन 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। आर्थिक भूगोल का उपागम मतलब गाइस, जो आर्थिक भूगोल के ये संतुलन और इसमें क्या-क्या एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह वो सब होते हैं और इसको गाइस पुनः जो है वो 4 वर्गों में फिर से विभाजित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं ये 4 वर्ग कौन से हैं। तो पहला गाइस देखिए वस्तुगत उपागम। तो ये क्या है, इसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तुओं के वितरण के लिए अलग अलग विश्लेषण किया जाता है, जैसे गेहूं, चावल, लौह अयस्क आदि। वस्तुगत मतलब गाइस अलग अलग वस्तु, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो ये सब होते हैं वस्तु, उसी के आधार पर इसको ये किया जाता है, विभाजित। जैसे लोह अयस्क जो चावल, गेहूं वगैरह ये सब अलग अलग है गाइस। लोहा अलग है, चावल अलग हो गया, गेहूं अलग हो गया, मतलब वस्तु पे आधारित उपागम। अब प्रादेशिक उपागम मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है हम लोग का, प्रादेशिक मतलब क्षेत्रीय जिसे बोल सकते हैं। जैसे देखिए पहले संपूर्ण विश्व को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित कर लिया जाता है। इसके बाद प्रत्येक प्रदेश में संसाधनों एवं प्राकृतिक वातावरण के परस्पर प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। मतलब वही जो मैंने बताया गया, पहले पूरे विश्व को प्रदेशों में विभाजित करके वहां पर उपलब्ध संसाधन, प्राकृतिक वातावरण का जो है विश्लेषण संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए सैद्धांतिक उपागम थर्ड में हो गया। इसके अंतर्गत किसी वस्तु की विशेषताओं एवं प्रतिरूपों का विश्लेषण सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। प्रदेशों और वस्तुओं के लिए समान सिद्धांत लागू किए जाते हैं। तो सिद्धांत मतलब गाइस किसी भी प्रदेश का जो वस्तु और प्रतिरूप होते हैं, वहाँ के उपागम, आर्थिक वस्तुओं के विशेषताएं क्या क्या है, उसे एक सिद्धांत के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इसी को जो है सैद्धांतिक विश्लेषण कहा, उपागम कहा जाता है। अब देखिए फोर्थ जो है कर्मबद्ध उपागम। मतलब कर्मबद्ध उपागम में वस्तुओं के वितरण की सामान्य सेवाओं का प्रबंधन क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है। इसके द्वारा आर्थिक भूगोल की विशेष दृष्टिकोण और उद्देश्यों का अध्ययन संभव हो पाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका नोट्स गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा।
फ्रेंड्स अब देखते हैं निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष हमारा क्या होता है आर्थिक भूगोल का। तो ये देखिए, इस प्रकार भूगोल पूर्ण रूप से आर्थिक क्रिया, आर्थिक विकास और मनुष्य के गुणात्मक जीवन स्तर के आर्थिक स्वरूप को दर्शाता है। मतलब गाइस, आर्थिक भूगोल मतलब रिलेटेड टू ह्यूमंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। जितने भी ह्यूमंस के इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या करते हैं, मनुष्य का जो जीवन स्तर कैसा है, वे क्या क्या आर्थिक क्रियाएं करते हैं, तो यही रिलेटेड होता है गाइस इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और चलिए आज के लिए इतना ही।